हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग फिर से क्लास 12th के पहले चैप्टर में चल रहे हैं। ठीक है, हम लोगों ने इसके पिछले लेक्चर में देखा था विद्युत आवेश क्या होता है, विद्युत आवेश के गुण को स्पष्ट किया था हम लोगों ने। उसके बाद जो है कुल आज हमें क्या करना है, आज हमें इसी आवेश के गुण से हमें कूलाम के नियम को स्पष्ट करना है। क्योंकि कूलाम जो थे आवेशों को लेकर के ही उन्होंने एक बल का निर्माण किया जिसे हम लोगों ने बोला विद्युत बल। ठीक है, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कूलाम के नियम पर। चलो उससे पहले हम लोग एक बार फिर से बात कर लेते हैं कि हम लोगों ने पिछले लेक्चर में क्या क्या पढ़ा था। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने आवेशों के गुण देखे थे, आवेश के गुण किस तरह से होते हैं, आवेश आवेशन की विधियों को हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से हम लोग आवेश बना सकते हैं। तो आवेशन की हम लोगों ने 3 विधियां देखी थी। पहला था संपर्क विधि, दूसरा था घर्षण विधि, तीसरा था प्रेरण विधि। इन्हीं तीनों विधियों को हम लोगों ने स्पष्ट भी किया था। ज्यादातर इसकी परिभाषा कभी पूछी नहीं जाती है, लेकिन हम लोगों को जानना जरूरी है कि किस तरह से होते हैं। ठीक है, अब हम लोग जो बातें करने वाले हैं ये परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है क्योंकि ये चीज पेपर में आता है। ठीक है, तो अब हम लोग बात करने वाले हैं कूलाम के नियम की। तो हम लोग अब बात करेंगे कूलाम कूलाम का नियम। चलिए, कूलाम के नियम से पहले हम लोग एक बार फिर से क्लास 11th में चलते हैं। तो क्लास 11th में हम लोगों ने मैकेनिक्स के पार्ट में पढ़ा था गुरुत्वाकर्षण बल। और वहां पे हम लोगों ने क्या देखा था कि गुरुत्वाकर्षण बल जो था वो द्रव्यमानों के बीच में कार्य करता था। ठीक है, तो वहां पे हम लोग क्या करते थे, दो द्रव्यमान मानते थे, दो द्रव्यमानों के बीच में कुछ दूरी ले लेते थे। उसके बाद जो है वहां पे जो गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया गया था वैसे ही सेम यहाँ पे वैद्युत बल का नियम दिया, वैद्युत बल मिलता है हमें। कहने का मतलब है गुरुत्वाकर्षण के आधार पे ही कूलाम ने इस वैद्युत बल की व्याख्या किया था। तो वहां पे हम लोगों ने क्या देखा था, वहां पे हम लोगों ने देखा था कि हमारे पास दो छोटे छोटे कण होते थे M1 M2 जिनके बीच की दूरी हुआ करती थी R। तो हम लोग क्या करते थे, इसी के आधार पर गुरुत्वाकर्षण के नियम को हम लोगों ने वहां पे देखा था कि जो गुरुत्वाकर्षण होता है वो क्या करता है, गुरुत्वाकर्षण बल दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो वैसे जैसे हम लोगों ने वहां पे द्रव्यमान के बारे में देखा था वैसे ही हम लोग आज बात करने वाले हैं आवेश के बारे में। बस केवल अंतर इतना होगा, वहां पे द्रव्यमान हुआ करता था और यहाँ पे आवेश होगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जहां पे अपना द्रव्यमान है वहां पे हम लोग किस चीज की कल्पना कर ले, आवेश की कल्पना कर ले। मान लेते हैं इस पर आवेश Q1 है और इस पर आवेश Q2 है। ये दोनों एक दूसरे से कितनी दूरी पर स्थित है, स्मॉल r दूरी पर स्थित है। तो अब हमें देखना है जैसे हम लोगों ने वैद्युत बल की व्याख्या, गुरुत्वाकर्षण बल की व्याख्या की थी उसी के आधार पर हम लोग किसकी व्याख्या करेंगे, विद्युत बल की अर्थात कूलाम के नियम की व्याख्या करेंगे। तो वैसे यहाँ पे भी होगा, लेकिन अंतर बस केवल एक चीज का होगा, वहां पे हम लोग द्रव्यमान को स्थिर गतिमान नहीं करते थे, लेकिन यहाँ पे आवेश को, दोनों आवेशों को यहाँ पे स्थिर करना होगा। क्योंकि हम लोग स्टार्टिंग में पढ़ चुके हैं कि जो आवेश होता है ये दो तरीके से व्यवहार करता है। अगर ये स्थिर बिंदु होते हैं, अगर ये आवेश स्थिर होते हैं तो विद्युत क्षेत्र का निर्माण करते हैं। अगर यही आवेश गतिमान होते हैं तो अपने चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण करते हैं या चुंबकीय बल का निर्माण करेंगे। तो हमें चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय बल नहीं चाहिए, हमको चाहिए वैद्युत बल। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों आवेशों को स्थिर बिंदु आवेश मानेंगे। और दूसरी चीज, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल को अगर हटाना है तो यहाँ पे हम लोग एक चीज कह सकते हैं कि दोनों आवेशों के परिमाण। तो कहने का मतलब है आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक होता है धनावेश, एक होता है ऋणावेश। तो क्या होंगे, विपरीत होंगे। तो आकर्षण बल
समान प्रकृति के होंगे तो प्रतिकर्षण बल। इनसे अच्छा है कि इनको किस में कर दें, परिमाण में कर दें। तो परिमाण के आधार पर अगर हम किसको करेंगे तो होता क्या है, जब इनको हम माड में रखेंगे तो जो माइनस होता है वो भी क्या होता है, माड के बाहर प्लस बनता है, जो प्लस होता है प्लस ही रहता है। तो इससे हम अच्छा क्या कह सकते हैं, इन दोनों को परिमाणों के गुणनफल को कह सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो दूरी है, दूरी के वर्ग के क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती। तो एक बार हम लोग इसको क्या करें, नियम को देखें। कूलाम के नियम के अनुसार, कूलाम के नियम के अनुसार किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों, किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के गुणनफल के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है ना। नियम के आधार पे हम लोग आगे देखेंगे कि ये जो है कब वैद्युत बल का मान घटता है और कब वैद्युत बल का मान बढ़ता है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इनके नियम को लिखेंगे। इसका नियम ये था, कूलाम के नियम के अनुसार, नियम के अनुसार कूलाम के नियम के अनुसार किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेश, स्थिर बिंदु आवेश या आवेशों के बीच कार्यरत वैद्युत बल, कार्यरत वैद्युत बल दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, ठीक है। एक बार हम लोग फिर से ध्यान से देखेंगे। कूलाम के नियम के अनुसार किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, ठीक है। अगला क्या है, इनकी दूरी है तो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। तो ये नियम जैसे कहता है उसके आधार पर हमारे पास कुल कितने समीकरण बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक तो आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होगा वैद्युत बल, और दूसरा किसके, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2। ध्यान से देखें, ये दोनों आवेश किसमें है, गुणनफल के रूप में है। इसको हम लोग बनाएंगे समीकरण नंबर 1। और अगला हमारा क्या है, दूरी है। तो दूरी के वर्ग के क्या हो जाएगा, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। ये वर्ग है, उल्टा है व्युत्क्रमानुपाती। इसे बना लेंगे समीकरण नंबर 2। अब देखो हमारे पास क्या हो गया, नियम के आधार पर हमारे पास कितने समीकरण मिल गए, 2 समीकरण मिल गए। ठीक इसी प्रकार हमको
गुरुत्वाकर्षण बल में भी कितने समीकरण मिले थे? 2 समीकरण। बस केवल अंतर इसी चीज का है कि वहां पे द्रव्यमान हुआ करता था और यहाँ पे क्या चीजें हैं हमारे पास? आवेश है। बाकी सारी चीजें सेम ही है। अब हम अगर थोड़ी सी इस नियम की व्याख्या करें तो हम ये देख सकते हैं कि कब वैद्युत बल का मान बढ़ना चाहिए और कब वैद्युत बल का मान घटना चाहिए। तो अगर हम इसकी बात करें तो ये जो आवेश है Q1 Q2 अनुक्रमानुपाती है। तो इन दोनों का जब गुणा करेंगे तो गुणा करने के बाद उनकी वैल्यू क्या होती है? इनकी वैल्यू बढ़ जाएगी। लेकिन ये क्या है? उल्टा है, वो भी किसके साथ? वर्ग के साथ। तो क्या हो जाएगा? आर का मान अगर जितना बढ़ाते जाएंगे बल का मान क्या होगा? उतना ही घटेगा। और आवेश का मान जितना बढ़ाएंगे उतना ही बल का मान क्या हो जाएगा? बढ़ेगा। तो हम लोग सीधे तौर पे कह सकते हैं कि हमारा विद्युत बल कब बढ़ेगा? जब हम आवेश को ज्यादा से निपलाएंगे, आवेश की मात्रा को बढ़ा देंगे। जब आवेश की मात्रा को बढ़ा देंगे तो होगा क्या? वैद्युत बल बढ़ सकता है। और दूसरी चीज, अगर इनकी दूरी को हम क्या कर दें? बढ़ा दें, तो वैद्युत बल का मान क्या हो जाएगा? क्षीण होता जाएगा, कम होता जाएगा। और हम बात करें तो एक चीज और भी कह सकते हैं, अगर हम आवेश को क्या कर दें? कम करना शुरू कर दें, तब भी विद्युत बल का मान क्या होगा? बढ़ेगा। क्योंकि आर का मान घटने से एफ का मान बढ़ेगा और आर का मान बढ़ने से एफ का मान क्या होगा? घटेगा। तो इसके आधार पे हम लोग बता सकते हैं कब वैद्युत बल हमें अधिक प्राप्त होता है और कब वैद्युत बल हमें क्या होता है? न्यूनतम मिलता है। अब हम लोग एक बार फिर से बात करें, हमारे पास 2 समीकरण है। अब इन दोनों समीकरणों को हमें क्या करना है? एक साथ इनको कंबाइन करना है। तो इनको कंबाइन करने से हम लोग आगे क्या लिखते हैं? समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 व 2 से। तो इन दोनों को क्या कर लें? कंबाइन करेंगे तो क्या हो जाएगा? F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 तो ऊपर है और R कहां जाएगा? नीचे जाएगा। तो हम लोगों को पता है कि जब भी हम लोग क्या करते हैं, भौतिक के कोई निगमन करते हैं या किसी चीज की परिभाषा लिखते हैं, हमें कोई सूत्र मिलता है, जब हमें सूत्र मिलता है तो वो अनुक्रमानुपाती में होता है। वह सूत्र तब तक सही नहीं माना जाता है जब तक उसके पास कोई कांस्टेंट ना जाए। कांस्टेंट के आने से होगा क्या? ये अनुक्रमानुपाती का साइन हटेगा यहां से। और जब ये अनुक्रमानुपाती का साइन हटेगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे बराबर का चिन्ह आएगा। अगर अनुक्रमानुपाती के चिन्ह को हम ना हटा करके इसको ऐसे ही छोड़ दें तो हमें न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि न्यूमेरिकल में हमें बराबर चाहिए, ना कि वहां पे अनुक्रमानुपाती का साइन लगा हो। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे? इस अनुक्रमानुपाती के साइन को हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? एक नियतांक के बारे में सोचते हैं, जिसे हम लोग कांस्टेंट कहते हैं। तो अब वो जो नियतांक होगा, शब्द से समझ में आ रहा है, नियतांक, ये पहले से ही नियत होगी। कहने का मतलब है ऐसी कोई निश्चित वैल्यू हमें यहाँ लाना है जो कि क्या करे? इस अनुक्रमानुपाती के साइन को हटाने का प्रयास करें। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं? इसको हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? एक नियतांक लाते हैं। अब वह नियतांक होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। ये मिला हम लोगों को, क्या मिल गया? वैद्युत बल। अब वैद्युत बल कितना होता है? तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। चलिए, अब ये जो कांस्टेंट मिला है इसको हम लोग क्या कहेंगे? ये अपना 1/4 एप्सिलॉन नॉट, ये क्या है? कांस्टेंट है, नियतांक है। तो हर नियतांक की एक निश्चित मान होते हैं, इसकी वैल्यू भी कुछ ना कुछ होगी। फिर उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो अगर इसमें देखें 4 एक संख्या है, पाई भी एक संख्या है, ठीक है ना? लेकिन ये एप्सिलॉन नॉट ये कोई संख्या नहीं है। जब ये संख्या नहीं है इसको कुछ ना कुछ बोला जाएगा। तो हम लोग पढ़ क्या रहे हैं? कूलाम का नियम। इसमें है क्या? विद्युत। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? निर्वात की विद्युतशीलता बोलेंगे। अर्थात इसकी जो कैपेसिटी होती है विद्युत की, उसको हम लोग बोलते हैं शीलता। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? निर्वात की विद्युतशीलता बोलेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं? सबसे पहले इसकी वैल्यू को लिखते हैं। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? इसकी वैल्यू है, जहां लिखे पहले, जहां 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
नियतांक है, नियतांक है, और इसका मान कितना होता है, इसका मान होता है 9 गुणे 10 की घाते 9। जरा एक बार ध्यान दें, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसके आगे मात्रक भी लिखना होगा, तो मात्रक को कैसे निकालेंगे, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को ऐसे ही छोड़ दिया जाए, ठीक है। तो आर स्क्वायर को हम लोग कहां शिफ्ट कर देंगे, एफ के पास में जाएगा, Q1 Q2 कहां चला जाएगा, नीचे, तो एफ आर स्क्वायर अपान Q1 Q2। तो जब बात करें चाहे जो भी बल हो, बल का मात्रक होता है न्यूटन, और ये आपका आर क्या है, दूरी है, दूरी का मात्रक होता है मीटर, स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। और अगला क्या है, आवेश, तो आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। तो कूलाम यहाँ पे आवेश कितने हैं, 2 गुणा में है, तो कूलाम गुणे कूलाम, कूलाम स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग अगर मात्रक लिखेंगे तो मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, ठीक है। हम लोगों ने क्या किया, इसके मान को भी लिख लिया, इसके मात्रा को भी समझ लिया। अब आगे हम लोग देखें तो यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट को क्या बोलते हैं, तो एप्सिलॉन नॉट को हम लोग बोलते हैं निर्वात की वैद्युतशीलता, वैद्युतशीलता, निर्वात की वैद्युतशीलता। और इसका भी मान होता है, इसका मान होता है 8.85 गुणे 10 की घाते -12। अब अगर हम लोग बात करें कि 8.85 गुणे 10 की घाते -12, किसका भी कुछ ना कुछ मात्रक होगा। तो यहाँ पे मात्रक हमें यहाँ यहीं से दिखाई दे रहा है कि 4 एक संख्या है, इसका कोई मात्रक नहीं होता। पाई भी एक क्या है, संख्या है, इसका भी कोई मात्रक नहीं होता। ये 1/एप्सिलॉन नॉट है, तो 1/एप्सिलॉन नॉट का मात्रक कितना है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। तो यहाँ पे 1/एप्सिलॉन का उल्टा क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट। तो ये इसी मात्रक को क्या करना है, उल्टा कर देना है। तो इसका उल्टा करेंगे तो कूलाम स्क्वायर ऊपर जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा। तो ये हो जाएगा अपना कूलाम स्क्वायर प्रति कितना, न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये हम लोगों को क्या मिल गया, कूलाम का नियम हम लोगों ने देखा, उसके आधार पे हम लोगों को फार्मूला क्या मिला, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान और स्क्वायर। और जहां पे हम इसको क्या कहते हैं, नियतांक कहते हैं। इस नियतांक का मान कुछ इतना होता है, इसको हम लोग बोलते हैं निर्वात की वैद्युतशीलता कहते हैं। इसका भी मान होता है निश्चित, कितना होता है 8.85 गुणे 10 की घाते -12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब हम लोग आगे अगर थोड़ी सी व्याख्या करें तो कूलाम के नियम के महत्व के बारे में समझें। तो कूलाम के नियम का महत्व क्या था, इसको लाने से फायदा क्या क्या हुआ। इसको लाने से फायदा ये हुआ कि हम परमाणुवीय दूरी से लेकर के अधिक परास्कीय दूरियों के बीच में जो आवेश यानी आवेशी होते हैं, आवेशित कण होते हैं, उनके बीच में जो वैद्युत बल लगता है, उसके वैद्युत बल के बारे में हम लोग आसानी से पता लगा सकते हैं। और दूसरी चीज, परमाणु के अस्थायित्व के बारे में पता लगा सकते हैं, जैसे हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, ठीक है ना। उसी प्रकार से आप हम लोग क्या कर सकते हैं, परमाणु के अस्थायित्व के बारे में पता लगा सकते हैं। छोटी दूरियों से लेकर के बड़ी दूरियों के बीच में जो आपका आकर्षण या प्रतिकर्षण बल कार्य करता है, हम लोग उससे क्या करते हैं, उसके बारे में पता लगा सकते हैं। तो कहने का मतलब है हम लोगों को क्या हुआ, कूलाम के नियम के आधार से हम लोग इतनी सारी चीजें हम लोगों ने सीखा। अब इसके आधार पर हम लोग थोड़ा सा क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ेंगे तो आगे बढ़ने से हमें क्या है, एक चीज और, यहाँ पे ये जो एप्सिलॉन नॉट है, ये रिकॉर्ड है बोर्ड के पेपर में, इसकी बीमा कई बार पूछी जा चुकी है। अगर देखें तो हर 1 साल के बीच के अंतराल में इसकी बीमा जरूर पूछा जाता है, ठीक है ना, कि एप्सिलॉन नॉट की बीमा क्या है। तो क्लास 11th में हम लोगों ने बीमा नामक चैप्टर पढ़ा था, ठीक है ना। तो वहां पे हम लोग क्या करते थे, जितने फार्मूले होते थे, जितने सूत्र होते थे, सबके मात्रक को लिख करके हम लोग क्या करते थे, बीमा को निकालते थे। तो वाले को एक बात याद रखना, कुछ बीमा तो आपको याद ही रखने पड़ेंगे जो कॉमन होते हैं, जिनका इस्तेमाल हमें बराबर करना पड़ता है। और वो बीमा कुछ इस प्रकार से है, द्रव्यमान की बीमा, वेग की बीमा,
त्वरण की बीमा, बल की बीमा, कार्य की बीमा, बस आप इतना याद रख लीजिए। उसके बाद जो है बाकी सारे तो आप क्या कर सकते हैं, मात्रक में से परिवर्तित करके आप क्या कर सकते हैं, बीमा को निकाल सकते हैं। तो वैसे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे चल रहे हैं एप्सिलॉन नॉट की मात्रक को, तो समझ में आ रहा है, मात्रक तो दिखाई दे रहा है, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहाँ पे कूलम तो एसआई मात्रक है, तो इस मात्रक से काम चलेगा नहीं बीमा में। तो हम लोगों ने देखा था Q बराबर क्या होता है, IT। तो I क्या है, धारा, धारा की बीमा क्या होती है, कैपिटल A होता है। और उसके बाद बगल में T होता है, तो T की बीमा क्या होती है, समय है, समय की बीमा इस कैपिटल T होती है। तो हमेशा एक बात याद रखना, बीमा को हम लोग क्या करते हैं, हमेशा बड़े ब्रैकेट में रखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग अब क्या लिखेंगे, एप्सिलॉन नॉट की बीमा को स्पष्ट करेंगे, जो कि इसकी बीमा काफी ज्यादा बार पूछी जा चुकी है, जिसके लिए आप बीमा को याद भी कर सकते हैं। अगर याद होता है डायरेक्ट तो याद कर सकते हैं, अगर नहीं याद होता है तो निकालने का तरीका हमारे पास है ही, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, एप्सिलॉन नॉट की बीमा, एप्सिलॉन नॉट की बीमा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये 1 नंबर में आता है। तो इसकी बीमा क्या हो जाएगी, सबसे पहले तो हम लोग मात्रक लिखें। तो हम लोगों ने मात्रक अभी लिखा था, तो मात्रक हम लोगों को क्या मिला था, मिला था कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। चलिए कूलम की बात कर रहे हैं, तो Q बराबर होता है IT, तो इसकी आवेश की बीमा होती है AT। और बीमा को हम लोग किस में लिखते हैं, बड़े ब्रैकेट में, स्क्वायर में है तो A भी स्क्वायर में होगा, T भी स्क्वायर में होगा। तो कितना हो जाएगा, A स्क्वायर कैपिटल T स्क्वायर। बीमा को किस में लिखेंगे, बड़े ब्रैकेट में, बटा न्यूटन का मतलब है बल। बल की बीमा क्या होती है, बल की बीमा होती है ML T का पावर -2 होता है। अब आगे चले, ये है मीटर, मीटर का मतलब, मीटर की बीमा क्या होती है, मीटर की बीमा होती है कैपिटल L। तो यहाँ पे स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, L स्क्वायर हो जाएगा। अब हम लोग क्या करें, इसको ऊपर शिफ्ट कर दें, ऊपर शिफ्ट करने के पश्चात क्या हो जाएगा, हमें फाइनल बीमा मिल जाएगी। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर ध्यान से देखें तो ऊपर m नहीं है, केवल नीचे m है। तो m का पावर यहाँ अकेला है, तो m का पावर कितना होगा, 1। तो ऊपर लेके जाएंगे, याद रखना ऊपर लेके जाने के पश्चात घात की जो साइन होती है वो बदल जाती है। अगर घात की साइन माइनस में है तो वो प्लस में हो जाती है, अगर प्लस में होती है तो वो माइनस में हो जाती है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, m का पावर 1 है तो ऊपर जाने के पश्चात क्या हो जाएगा, m का पावर -1, ये आपका L है, ये क्या है, L स्क्वायर है। तो L स्क्वायर का मल्टीप्लाई करेंगे तो L क्यूब होगा, नीचे प्लस में है तो ऊपर जाने के पश्चात ये क्या हो जाएगा, माइनस में। तो L का पावर -3 हो गया। अब ये हमारे पास T का पावर -2 है, तो इसको ऊपर जब शिफ्ट करेंगे तो ऊपर शिफ्ट करने पर ये -2 ऊपर जाने के बाद क्या हो जाएगा, +2। तो आधार समान हो तो घातों को क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। तो 2 और 2 कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। ये T का पावर 4 हो गया। और अगला क्या है, अब हमारे पास बचा क्या है, A स्क्वायर। तो A स्क्वायर को इससे क्या करेंगे, लिख देंगे और इसको किस में कर देंगे, बड़े ब्रैकेट में। ये हमारे पास किसकी बीमा मिल गई, ये मिल गया हमको एप्सिलॉन नॉट की बीमा, हम लोग क्या करेंगे, प्राप्त करेंगे, ठीक है ना। याद रखना 1 नंबर में ये आता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग अगर आगे देखें तो अब हमारे पास 2 आवेश था, 2 आवेशों के बीच में क्या होता है, वैद्युत बल कार्य करता है, आकर्षण प्रकृति का भी होता है और प्रतिकर्षण प्रकृति का भी होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, अब इसके आधार पे एक चीज देखते हैं, अगर इनके बीच में कोई पदार्थ ला के रख दिया जाए तो ये क्या इनके ऊपर कोई प्रभाव पड़ेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास 2 आवेश होंगे, इन्हीं दोनों आवेशों के बीच में हम लोग क्या करेंगे, किसी परावैद्युतांक को डाल करके देखेंगे कि ये परावैद्युतांक के पड़ने से इन वैद्युत बल के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, वैद्युत बल घटता है कि वैद्युत बल बढ़ता है। तो हम लोग अब क्या स्पष्ट करने वाले हैं, अब हम लोग इसी के आधार पे देखेंगे परावैद्युतांक। तो परावैद्युतांक को पहले समझेंगे कि परावैद्युतांक होता क्या है। जब परावैद्युतांक को हम लोग समझ जाएंगे तो उससे
क्या प्रभाव पड़ेगा वैद्युत बल पे, हम लोग उसको अच्छे से स्पष्ट कर सकेंगे। तो यहाँ पे अब हम लोग पढ़ने वाले हैं परावैद्युतांक, जिसे हम लोग कहते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, परावैद्युतांक। ठीक है, अब हम लोग परावैद्युतांक में क्या करेंगे, परावैद्युतांक में देखने वाले हैं कि इसकी दो परिभाषाएं होती हैं। एक तो परिभाषा होती है, अभी हम लोग परिभाषा के आधार पर फार्मूला लिखेंगे, और दूसरी परिभाषा कब मिलेगी, जब हम लोग क्या करेंगे, उसी जब हमें फार्मूला प्रारंभ में मिलेगा, उसी को जब हम लोग क्या करते हैं सरल करते हैं, तो बाद में हमें एक फार्मूला और मिलता है, तो उसके आधार पे भी परिभाषा बना सकते हैं। तो सीधी सी बात है, इसकी जो परिभाषा है वो इस प्रकार से है कि बल हमें दो मिलेंगे, एक तो हमें माध्यम में वैद्युत बल मिलेगा, एक हमें मिलेगा निर्वात में। माध्यम का मतलब ये है कि दोनों आवेशों के बीच में कुछ ला करके रख दिया जाए, या किसी माध्यम में रखा गया हो, तो समय हम देखेंगे कि वैद्युत बल हमें कितना मिल रहा है। ठीक है, और दूसरी चीज हम लोग अगला क्या, जब वो निर्वात में होगा अर्थात उसके आगे पीछे कुछ नहीं होगा, ठीक है, तो उस पर हम देखेंगे कि उस पर वैद्युत बल का क्या प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पे हम लोग अब बात करने वाले हैं परिभाषा के तौर पे, अगर हम लोग देखें तो इसकी परिभाषा कुछ इस तरह से है, निर्वात में आरोपित वैद्युत बल, निर्वात में आरोपित वैद्युत बल तथा निर्वात में आरोपित विद्युत बल, इसको हम लोग लिख लेंगे F0 से, तथा माध्यम में आरोपित वैद्युत बल, माध्यम में आरोपित वैद्युत बल, इसको हम लोग लिख लेंगे F से, के अनुपात को परावैद्युतांक कहते हैं। इसको हम लोग प्रदर्शित करते हैं कैपिटल के से, तो इसे कैपिटल के से प्रदर्शित, कैपिटल के से प्रदर्शित करते हैं। देखो, हम लोगों के पास परिभाषा हम लोग प्रदर्शित किससे करते हैं, कैपिटल के से, और यहाँ पे ये किनके अनुपात के बराबर होगा, तो माध्यम निर्वात में आरोपित वैद्युत बल तथा माध्यम में आरोपित वैद्युत बल, माध्यम में आरोपित वैद्युत बल F के अनुपात को परावैद्युतांक कहते हैं। ये जैसे फार्मूला कहता है, जैसे परिभाषा कहता है, वैसे हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम लोग, यहाँ पे कैपिटल के बराबर हो गया F0 अपॉन F, ठीक है, इसको हम लोग क्या करेंगे, ब्रैकेट में कर देंगे। अब देखो परिभाषा को एक बार अगर आप छोड़ दीजिए, तो बस सूत्र याद रखना, अगर सूत्र याद है, ठीक है, तो हम परिभाषा बना सकते हैं। बनेगा कैसे, F0 को हम लोग क्या बोल रहे हैं, निर्वात, F को क्या बोल रहे हैं, माध्यम। तो निर्वात में वैद्युत बल तथा माध्यम में आरोपित वैद्युत बल के अनुपात को क्या कहते हैं, परावैद्युतांक कहते हैं। तो हम लोगों ने सूत्र देखा, अब हम लोग देख लेते हैं कि माध्यम में आरोपित वैद्युत बल कितना होता है, ठीक है, निर्वात में आरोपित वैद्युत बल कितना होता है, इसको हम लोग थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, निर्वात में आरोपित वैद्युत बल F बराबर या F0 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर।
ये हम लोगों ने देखा। और अगला क्या है, कौन सा है, माध्यम में है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माध्यम में आरोपित आरोपित वैद्युत बल, माध्यम में आरोपित वैद्युत बल कितना हो जाएगा, F बराबर, देखो निर्वात में माध्यम में अंतर किस चीज का होगा, बस केवल एप्सिलॉन का अंतर होगा। निर्वात की हम लोग क्या बोलते हैं, निर्वात के लिए हम लोग बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट, माध्यम के लिए क्या बोलेंगे, वही पे वहां पे नॉट नहीं होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/4 पाई केवल का केवल एप्सिलॉन Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, ठीक है। हम लोगों को फार्मूला मिल गया। अब इसी के आधार पे क्या करेंगे, अब यहाँ पे लिख सकते हैं परावैद्युतांक की परिभाषा से, परावैद्युतांक की परिभाषा से तो परावैद्युतांक की परिभाषा से क्या हो जाएगा, K बराबर F नॉट अपॉन F, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, F नॉट कितना है, तो F नॉट देख रहे हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। और अगला F कितना है माध्यम का, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, ये बराबर किसके हैं, K के। तो हम लोग देखें कुछ कैंसिल हो रहा है, और कैंसिल क्या हो रहा है, Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, Q1 Q2 अपान R स्क्वायर कैंसिल हो गया, 1/4 पाई कैंसिल हो गया। अच्छा इधर क्या बचा, 1/एप्सिलॉन नॉट, इधर क्या बचा 1/एप्सिलॉन। तो एप्सिलॉन कहां चला जाएगा, ऊपर, नीचे कौन रहेगा अपना एप्सिलॉन। तो यहाँ पे हो जाएगा K बराबर एप्सिलॉन, तो ऊपर चला गया और नीचे क्या मिला हम लोगों को, एप्सिलॉन नॉट। तो हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों को क्या मिला, K बराबर एप्सिलॉन अपान एप्सिलॉन नॉट, या इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कितना, कि एप्सिलॉन बराबर K इंटू एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। चलिए अगर देखें ये इसका जस्ट उल्टा दिखाई दे रहा है, देखो इधर निर्वात क्या है, ऊपर है, इधर निर्वात क्या है, नीचे है, इधर माध्यम क्या है, नीचे है, इधर माध्यम कहां पर है, ऊपर है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पे नॉट नहीं है तो इसे बोलेंगे माध्यम की वैद्युतशीलता, यहाँ पे नॉट है तो हम लोगों ने पहले देख लिया, क्या बोलेंगे इसको, निर्वात की वैद्युतशीलता। तो परिभाषा बन गया अपना, परिभाषा क्या बना, माध्यम की वैद्युतशीलता तथा निर्वात की वैद्युतशीलता के अनुपात को परावैद्युतांक कहते हैं। एक बार फिर से देखें, माध्यम की वैद्युतशीलता तथा निर्वात की वैद्युतशीलता के अनुपात को परावैद्युतांक कहते हैं। अब हमें बल कौन सा चाहिए था, कहां का बल चाहिए था, हमें बल चाहिए था माध्यम में आरोपित बल कितना होता है, अर्थात माध्यम में ये परावैद्युतांक क्या असर डालता है। तो अब हम लोग देखेंगे कि माध्यम में आरोपित वैद्युत बल, तो माध्यम में जो आरोपित वैद्युत बल होगा, यहाँ पे लिखेंगे फिर से, माध्यम में आरोपित वैद्युत बल, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा, होता है F बराबर कितना है, F बराबर 1/4 पाई। तो ध्यान से देखो, जहां पे एप्सिलॉन है वहां पे रखे, एप्सिलॉन के आधार स्थान पर हम लोग कितना रख सकते हैं, K इंटू एप्सिलॉन नॉट, K इंटू एप्सिलॉन नॉट, और आगे क्या हो जाएगा, Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, ठीक है। ये हम लोगों को कौन सा बल मिल गया, कहां का बल मिल गया, माध्यम में आरोपित वैद्युत बल। अगर हम लोग आगे तो अगर थोड़ा सा देखें तो यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, F प्रोपोर्शनल 1/कैपिटल K। अगर ध्यान से देखें ये उल्टा नजर आ रहा है, तो कहने का मतलब है अगर K का मान जितना हम लोग बढ़ाएंगे उतना F का मान क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो अगर F का मान घटता है तो विद्युत बल का मान क्या हो जाएगा, घट जाएगा।
तो कहने का मतलब कब घटा, जब परावर्तनांक को बढ़ाते हैं तो विद्युत बल का मान क्या होता है, घट जाता है। अगर परावर्तनांक का मान घटता है तो विद्युत बल का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, आज के वीडियो में हम लोग यहीं तक बातें करेंगे, अगले लेक्चर में